नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सबलानिया सोनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास के बारे में अपन बात करते हैं। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाओं के संबंधित कुछ बातें। आज अपन बात करते हैं तरंग की प्रभाव की, या तो अपन बात करें तरंग के आधार पर कुछ ऐसी घटनाएं जो हाइगेंस ने बताई है। देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं तरंग से संबंधित घटनाएं। पहली घटना की दोस्तों यदि अपन बात करें तो पहली आती है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। यहां पे दोस्तों आपको एक शब्द दिख रहा है प्रकीर्णन, और इस प्रकीर्णन का अर्थ होता है फैलना, किसी वस्तु से टकरा करके फैलना। अर्थात जैसे ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कणों से टकरा करके क्या हो जाता है, फैल जाता है। और इस परिघटना को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अर्थात सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित मिट्टी व धूल के कणों से टकराकर फैल जाता है, और इस फैलने की घटना को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। जैसे यदि अपन इसके दैनिक जीवन में आने वाले उदाहरणों की यदि बात करें तो देखिए दोस्तों, पहले उदाहरण की यदि मैं बात करूं, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय अपन देखते हैं कि सूर्य का जो रंग होता है वो लाल दिखाई देता है। यदि इस प्रकरण की मैं बात करूं तो इसका पहला उदाहरण क्या आता है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय अपन सूर्य की ओर देखते हैं तो सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। किसका उदाहरण हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन का। अर्थात पहला उदाहरण क्या बन जाता है, सूर्योदय व सूर्यास्त। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना। ये इसका पहला उदाहरण हो जाएगा। दूसरे उदाहरण की यदि मैं बात करूं तो पृथ्वी पर से रह करके यदि अपन अंतरिक्ष की ओर देखते हैं, आकाश की ओर देखते हैं, तो इस आकाश का रंग आपको कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। अर्थात पृथ्वी पर से आकाश का रंग नीला दिखाई देना। अब देखिए दोस्तों, यहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न क्या आता है, यदि अपन इस आकाश को पृथ्वी पे रह करके देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, तो देखिए दोस्तों, वायुमंडल की उपस्थिति के कारण, वायुमंडल की उपस्थिति के कारण। तो अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी की यदि अपन बात करें तो पृथ्वी पर क्या पाया जाता है दोस्तों, वायुमंडल पाया जाता है। और पृथ्वी पर से यदि अपन आकाश की ओर देखते हैं तो इसका रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन यदि मैं बात करूं अंतरिक्ष से देखने पर, अब की बार मैं बात करूं कहां से, अंतरिक्ष से देखने पर, तो दोस्तों यहां से यदि अपन अंतरिक्ष से आकाश की ओर, अंतरिक्ष से आकाश की ओर देखने पर
कैसा दिखाई देगा दोस्तों? ये दिखाई देता है काला। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अपन जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता है, अर्थात वायुमंडल की कमी के कारण। तो दोस्तों यहां से अपन बात कर रहे हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की, और प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना। सूर्य का प्रकाश जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित मिट्टी व धूल के कणों से टकराता है तो यह उनसे टकरा करके क्या हो जाता है? फैल जाता है। और इस परिघटना को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। पहले इसके उदाहरण की यदि मैं बात करूं, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ये इसका उदाहरण हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन का। दूसरे उदाहरण की यदि मैं बात करूं, पृथ्वी पर से जब अपन आकाश की ओर देखते हैं तो इस आकाश का रंग आपको कैसा दिखाई देता है दोस्तों? नीले रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? वायुमंडल पाया जाता है। यदि पृथ्वी के स्थान पर इसी आकाश को अपन अंतरिक्ष से देखते हैं तो यही आकाश आपको नीला रंग का दिखाई न दे करके कैसा दिखाई देगा दोस्तों? काला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि अपन जानते हैं कि अंतरिक्ष में किसी प्रकार का कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। आगे यदि अपन बात करें तो इसमें तीसरा उदाहरण आता है समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, अर्थात तीसरा क्या आ जाएगा? समुद्र का नीला दिखाई देना। समुद्र का नीला दिखाई देना। तो देखिए दोस्तों, समुद्र कहाँ पर स्थित है? अपन बात करेंगे पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर वायुमंडल पाए जाने के कारण इसका रंग भी कैसा दिखाई देता है? आपको नीले रंग का दिखाई देता है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, अपन किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? प्रकाश के प्रकीर्णन की। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, यह प्रकीर्णन प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो निर्भर किस पे करेगा? तो अपन बात करेंगे निर्भर किस पे करता है दोस्तों? तरंगदैर्ध्य। किस पे डिपेंड करता है? तरंगदैर्ध्य, जिसे अपन किससे लिखते हैं? लैम्डा से। इसकी घात 4। इसकी घात कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4। अर्थात प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, यह प्रकीर्णन प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस व्युत्क्रमानुपाती से मतलब ये होता है, जैसे यदि मैं बात करूं, आपके पास एक इक्वेशन इस प्रकार से दी हुई है, a व्युत्क्रमानुपाती b। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? यदि आपके पास इस a का मान कम होगा तो b का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। और यदि इस a का मान बढ़ जाता है तो इस b का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अर्थात अपन इस इक्वेशन से देख करके कह सकते हैं कि जिसका प्रकीर्णन का मान ज्यादा होगा उसकी तरंगदैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाता है। अब यदि मैं बात करूं तरंगदैर्ध्य की, तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य, बात करते हैं अपन तरंगदैर्ध्य की, तो सर्वाधिक जो तरंगदैर्ध्य होती है, यह तरंगदैर्ध्य लाल रंग की होती है। कौन से रंग की होती है दोस्तों? लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। और क्यों होती है? क्योंकि लाल रंग जो होता है वो बहुत दूर से आकर्षित करने वाला रंग होता है, इसीलिए खतरे के जो निशान होते हैं वो कैसे रंग के दिखाई देते हैं? लाल रंग के। क्यों? क्योंकि लाल रंग जो होता है इसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है, और तरंगदैर्ध्य ज्यादा होने के कारण लाल रंग अपने को बहुत दूर से भी दिखाई देने लगता है। इसीलिए खतरे के जो निशान होते हैं उन्हें लाल रंग का रखा जाता है। मैंने आपको एक क्रम बताया था कि सूर्य के प्रकाश का जो 7 रंगों का क्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का जो 7 रंग का क्रम होता है वो क्या होता है? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसका मतलब लाल सबसे अंत में आ रहा है और यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक। तो सबसे पहले आएगा वो क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा।
ये सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसकी हो गई? लाल रंग की हो गई। अपन बात करें सबसे कम तरंग दैर्ध्य, तो देखिए दोस्तों सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी हो जाएगी? बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम हो जाती है। यदि आपसे कोई पूछे कि तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम क्या होगा, देखिए घटता क्रम की मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा वाला मान, अर्थात तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम, और ये घटता क्रम देखिए दोस्तों सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला अर्थात सबसे पहले आ जाएगा लाल, क्योंकि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाली जो रंग होता है वो कौन सा होता है? लाल होता है। इसके बाद में कौन सा आ जाएगा? नारंगी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नारंगी। सबसे ज्यादा तो हो गया लाल का, उसके बाद हो गया नारंगी का, इसके बाद हो जाएगा पीला, इसके बाद हो जाएगा हरा, इसके बाद हो जाएगा आसमानी, इसके बाद हो जाएगा नारंगी, और सबके लास्ट में क्या हो जाएगा? बैंगनी। अर्थात अपन कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य तो किसकी होती है दोस्तों? लाल रंग की, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी हो जाएगी? बैंगनी रंग की। लेकिन आपसे पूछ ले प्रकीर्णन के बारे में, तो देखिए दोस्तों यदि आपको क्या पूछे, प्रकीर्णन का घटता क्रम लिखिए, प्रकीर्णन का घटता क्रम लिखिए, तो देखिए दोस्तों यहां पे जो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि जिसकी तरंग दैर्ध्य का मान सबसे ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन का मान क्या होगा? सबसे कम होता है। अर्थात सबसे ज्यादा प्रकीर्णन की यदि मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? बैंगनी रंग का। किसका होता है दोस्तों? बैंगनी रंग का। और बैंगनी रंग के बाद में यहां से आप उल्टा करते जाओ, सबसे कम बैंगनी रंग का हो गया, इसके बाद में किसका हो जाएगा? नारंगी का। नारंगी के बाद में किसका हो जाएगा? आसमानी का। नारंगी के बाद में किसका हो जाएगा? आसमानी का। और इसी प्रकार से आसमानी के बाद में किसका हो जाएगा? आसमानी के बाद में हो जाएगा हरे का, हरा, इसके बाद में हो जाएगा पीला, और पीले के बाद में क्या हो जाएगा? नारंगी, और नारंगी के बाद में क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों यहां पे नीला आएगा, ये आ जाएगा यहां पे नीला। तो यहां पे आपके पास बैंगनी के बाद में कौन सा रंग आ जाएगा दोस्तों? नीला आ जाएगा। यहां पे कौन सा आ जाएगा? नीला आ जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा बैंगनी का, इसके बाद में नीले का, फिर आसमानी, हरा, इसके बाद में हो जाएगा पीला, इसके बाद में आ जाएंगे नारंगी, और सबके लास्ट में कौन सा हो जाएगा? लाल। और इस प्रकार से ये प्रकीर्णन और तरंग दैर्ध्य में बढ़ता और घटता क्रम पूछ सकता है। जिस प्रकार से सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, उसी प्रकार से सबसे ज्यादा प्रकीर्णन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की होगी, तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका हो जाएगा दोस्तों? लाल रंग का हो जाता है। आगे यदि अपन देखते हैं नेक्स्ट में, तो दूसरा टॉपिक आता है आपके पास प्रकाश का परावर्तन। दूसरा बिंदु आपके पास आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि
जैसे ही कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराती है, जैसे यदि मैं बात करूं कि आपके पास एक पृष्ठ दिया हुआ है और ये पारदर्शी नहीं है, इसका मतलब कैसा पृष्ठ है? ये अपारदर्शी, नीचे की ओर कुछ नहीं है, केवल ऊपर की ओर खुला है। जैसे ही इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण टकराती है, जैसे ही इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण टकरा रही है, मान लेते हैं कि ये प्रकाश की किरण आ रही है और आने वाली किरण हमेशा क्या कहलाएगी दोस्तों? आपतित किरण। क्या कहलाएगी दोस्तों? आपतित किरण। ये कहलाएगी आपतित किरण। यहां पे जिस बिंदु पर ये पृष्ठ के ऊपर गिरती है वहां पर एक अभिलंब बना रहता है इस प्रकार से, और यह आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उतने ही कोण के साथ में वापस क्या हो जाती है दोस्तों? परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। अर्थात परिभाषा क्या हो जाएगी? जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर टकराती है तो वह अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उतने ही कोण के साथ क्या हो जाती है? वापस परावर्तित हो जाती है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। जैसे यहां पर ये किरण आ रही है, इसका मतलब नाम क्या हो गया? आपतित किरण। इस किरण का नाम क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? परावर्तित किरण। और इसे अपन क्या बोलेंगे? अभिलंब। इसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? अभिलंब। यहां पे जो कोण आई होता है, ये कोण आई जो है इसको बोला जाता है आपतन कोण। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह बनने वाला जो कोण है वो इस आपतित किरण के साथ बन रहा है, और आपतित किरण के साथ बनने के लिए इसका नाम क्या हो जाता है? आपतन कोण। इसी प्रकार से ये वाला जो कोण है, ये कोण परावर्तित किरण के साथ बन रहा है, और इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन अपन किसे कहेंगे? जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर टकराती है तो वह इस अभिलंब के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है उतने ही कोण के साथ में वापस परावर्तित हो जाती है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इस परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। इस परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। जैसे यदि मैं पहले नियम की बात करूं तो देखिए दोस्तों, आप देखते हो कि आपतित किरण भी इस बिंदु पर टकरा रही है, अभिलंब भी इसी बिंदु पर आकर मिल रहा है, और परावर्तित किरण भी इसी बिंदु पर काटती है। तो पहला नियम क्या बन जाएगा? आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अभिलंब और कोमा परावर्तित किरण। तीनों एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं। ये इसका कौन सा नियम हो जाएगा दोस्तों? ये इसका पहला नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं, और ये इसका कौन सा नियम हो जाता है? पहला नियम हो जाता है। दूसरा नियम इसका इस परिभाषा में क्या है कि यहां पर आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है, यह परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इस कोण I का मान इस कोण R के मान के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। अर्थात यहाँ पे जो कोण I है वो क्या है? आपतन कोण, और कोण R है वो क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। अर्थात अपन कह सकते हैं कि आपतन कोण का मान
आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। बराबर होता है। ये इसका कौन सा नियम हो जाता है? दूसरा नियम हो जाता है। इसके साथ में कुछ आपको बातें इसके ध्यान में ये रखनी है कि अपन यदि बात करें कि इधर जो माध्यम है वो ही माध्यम इधर है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि परावर्तन की जो घटना होती है वो केवल एक ही माध्यम में संपन्न होती है। तो आगे इसका जो बिंदु आ जाएगा तीसरा, वो अपन क्या कह सकते हैं कि परावर्तन की जो घटना होती है, परावर्तन की जो घटना होती है वो एक ही माध्यम में संपन्न होती है। एक ही माध्यम में क्या होती है दोस्तों? संपन्न होती है। एक ही माध्यम का मतलब यह है कि ऊपर वाला आपके पास जो माध्यम है तो ये प्रकाश की किरण नीचे की ओर नहीं आएगी, इस माध्यम के ऊपर की ओर, अर्थात यह दोनों एक ही माध्यम में संपन्न होती है। आगे चौथा बिंदु यह आता है कि यहां पर आपतित किरण का जो वेग है उस परावर्तित किरण के वेग के मान के समान रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि माध्यम आपके पास एक ही है। अर्थात अगला बिंदु आपके पास आ जाएगा आपतित किरण का वेग परावर्तित किरण के वेग के समान रहता है। के समान रहता है। तो दोस्तों यहां से आपके पास 4 नियम आते हैं। आपके पास एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा कि निम्न में से परावर्तन का नियम नहीं है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि परावर्तन के नियम होते कौन कौन से हैं। तो पहला नियम आ जाता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम यह आ जाता है कि आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के मान के बराबर होता है। तीसरा आ जाता है कि परावर्तन की जो घटना होती है वो एक ही माध्यम में क्या होती है? संपन्न होती है। और चौथा आ जाता है आपतित किरण का जो वेग है वो परावर्तित किरण के वेग के समान रहता है। यदि अपन इसकी परिभाषा की बात करें, यदि आपतन कोण का परिभाषा आपसे पूछ ले कि आपतन कोण किसे कहेंगे, तो देखिए दोस्तों आपतन कोण किसे कहेंगे, तो अपन देखते यहां से अपन इस किरण आरेख पे देखते हैं कि आपतन कोण ये है और आपतन कोण किन किन के बीच में है? इन दोनों के बीच में है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। अर्थात आपतित किरण व अभिलंब के मध्य यदि आपसे पूछ ले आर वाला कोण, और आर वाले कोण को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? परावर्तन कोण। यदि आपसे पूछ ले परावर्तन कोण किसे कहेंगे, तो परावर्तन कोण कहां पे बन रहा है? परावर्तन कोण देखो दोस्तों ये बन रहा है। इसका मतलब परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको अपन कौन सा कोण कहेंगे? परावर्तन कोण। तो इसमें आ जाएगा अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य बना कोण क्या कहलाएगा दोस्तों? परावर्तन कोण कहलाता है। आगे थोड़ा सा आपको ध्यान ये और रखना है कि परावर्तन की जो घटना होती है, परावर्तन की जो घटना होती है, जैसे आपके पास एक प्रश्न आ गया इस प्रकार से, क्वेश्चन आ गया
कि परावर्तन की घटना संपन्न होती है, परावर्तन की घटना संपन्न होती है। देखिए दोस्तों, आपके पास यदि ऑप्शन पहला ऑप्शन है उत्तल पृष्ठ पर, दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है अवतल पृष्ठ पर, अवतल पृष्ठ पर, तीसरा आपको दिया हुआ है सभी पृष्ठों पर, सभी पृष्ठों पर, और चौथा आपको दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, परावर्तन की जो घटना संपन्न होती है, परावर्तन की जो घटना संपन्न होती है, यह परावर्तन की घटना संपन्न होती है सभी प्रकार के पृष्ठों पर। किस पर संपन्न होती है? सभी प्रकार के पृष्ठों पर। अब वो पृष्ठ चाहे नीचे से समतल हो या अपन कह सकते हैं नीचे से उबड़ खाबड़ हो, चाहे इस पर प्रकाश की कोई किरण गिरे या इस पर कोई प्रकाश की किरण गिरे, आपके पास परावर्तन की घटना जरूर संपन्न होगी। अर्थात अपन कह सकते हैं कि परावर्तन की घटना सभी पृष्ठों पर लागू होती है। और इस प्रकार से जो परावर्तन होते हैं वो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। तो परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार, पहला परावर्तन जो होता है वो पहला परावर्तन आपके पास आता है नियमित, या अपन कह सकते हैं समतल परावर्तन, समतल परावर्तन। पहला किसकी बात कर रहा हूं मैं? नियमित या समतल परावर्तन, अर्थात वह परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें एक समतल पृष्ठ पर, एक पृष्ठ आपको दिया हुआ है और ये पृष्ठ कैसा है? समतल पृष्ठ है। तो जैसे ही प्रकाश किरण का कोई पुंज, पुंज का मतलब होता है कि इसमें अनेक प्रकाश की किरणें गिरती है, जैसे ही यहाँ पे प्रकाश किरणों का एक पुंज इस समतल पृष्ठ पर गिरता है तो यह पहले परावर्तन की घटना के पहले भी समांतर रहता है और परावर्तन की घटना के बाद भी क्या रहती है? समांतर रहती है। और इस प्रकार के परावर्तन को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? नियमित या फिर समतल परावर्तन। ये परावर्तन कौन सा कहलाएगा? नियमित या समतल परावर्तन। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इस परावर्तन में कोई भी प्रकाश किरण आपस में किसी को काटती नहीं है। ये इस परावर्तन की एक खास बात है। दूसरे परावर्तन की मैं बात करूं तो दूसरा परावर्तन होता है विसरित, विसरित परावर्तन। दूसरा परावर्तन कौन सा है दोस्तों? विसरित परावर्तन। और विसरित परावर्तन का मतलब होता है कि आपके पास जो नीचे दिया हुआ जो पृष्ठ है वो कैसा है? उबड़ खाबड़ है। तो इस उबड़ खाबड़ की वजह से यहाँ पे जैसे ही कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर टकराती है तो देखिए दोस्तों, टकराने से पहले वो सारी की सारी समांतर रहती है। टकराने से पहले ये सारी की सारी किरणें क्या रहती है? समांतर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि प्रकाश जो किरण होता है वो सरल रेखीय गमन, सरल रेखीय गमन करता है। सरल रेखीय गमन का मतलब है कि प्रकाश को एक यदि किसी भी पाइप में होकर से देखा जाता है
तो आपको आर पार की वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही उस पाइप को अपन थोड़ा सा मोड़ देते हैं तो आपको विपरीत और बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है, विपरीत ओर का प्रकाश आपको दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है कि प्रकाश जो होता है वो एक सरल रेखा में क्या करता है दोस्तों, गमन करता है। तो जैसे ही यहाँ पर प्रकाश किरण का कोई पुंज इस पृष्ठ पर टकराता है तो टकराने से पहले तो वो क्या रहते हैं, समांतर रहते हैं, लेकिन टकराने के बाद में ये पृष्ठ अलग होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं दोस्तों, काट देते हैं। और इस प्रकार के परावर्तन को अपन क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें, परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहले परावर्तन की यदि मैं बात करूं तो पहला परावर्तन होता है नियमित या समतल परावर्तन। जब कोई प्रकाश पुंज किसी समतल पृष्ठ पर टकराता है तो वह टकराने से पहले और टकराने के बाद हमेशा एक दूसरे को काटते नहीं है। दूसरा आता है विसरित परावर्तन। वह परावर्तन जिसमें कोई प्रकाश किरण पुंज किसी उबड़ खाबड़ या किसी विसरित पृष्ठ पर टकराते हैं तो वह टकराने से पहले तो समांतर रहते हैं, लेकिन टकराने के बाद में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। कौन सा परावर्तन कहलाता है, विसरित परावर्तन कहलाता है। विसरित परावर्तन के लिए देखो, सरल रेखीय गमन आपको अलग से ध्यान में ये रखना है कि प्रकाश जो होता है वो किस रेखा में गमन करता है, सरल रेखीय गमन, अर्थात प्रकाश जो होता है वो एक सरल रेखा में गमन करता है। आगे यदि मैं बात करूं इसके उदाहरणों की, परावर्तन के उदाहरण, परावर्तन के उदाहरण, तो देखिए दोस्तों इसका पहला उदाहरण है कि अपने को जो वस्तुएं दिखाई देती है, अपने को जो वस्तुएं दिखाई देती है वो सारी की सारी आपको किसकी वजह से दिखाई देती है, परावर्तन के कारण। अर्थात परावर्तन के कारण वस्तुओं का दिखाई देना, परावर्तन के कारण ही वस्तुओं का दिखाई देना, अर्थात परावर्तन के कारण ही अपने को वस्तुएं दिखाई देती है। दूसरा, डॉक्टरों के द्वारा जो स्टेथोस्कोप काम में लिया जाता है वो भी परावर्तन की भांति ही कार्य करता है। उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ही डॉक्टर के द्वारा वो स्टेथोस्कोप अपनी छाती के ऊपर लगाया जाता है तो उसकी ध्वनि वापस टकरा करके किसको सुनाई देती है, डॉक्टर को सुनाई देती है। अर्थात टकरा करके वापस उसी माध्यम में जाना, अपन किसकी बात कर रहे हैं, परावर्तन की। तो स्टेथोस्कोप के द्वारा जो ध्वनि वापस डॉक्टर को सुनाई देती है वो भी किसकी भांति कार्य करती है, परावर्तन की भांति ही कार्य करती है। इस प्रकार से अपन ने परावर्तन में पढ़ा। सबसे पहले अपन बात करते हैं आज प्रकाश के जो तरंगीय प्रकृति थी उसके कुछ उदाहरणों की। और पहला मैंने आपको बताया था घटना प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। जैसे ही कोई प्रकाश की किरण पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित मिट्टी व धूल के कण के साथ टकराती है और टकराने के साथ में वो प्रकाश क्या कर जाता है, फैल जाता है। और इस परिघटना को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। उदाहरणों की यदि मैं बात करूं तो पहला उदाहरण आता है सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। दूसरा आता है पृथ्वी पर से यदि आकाश की तरफ देखा जाए तो यह नीला रंग का दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर किसकी उपस्थिति है, वायुमंडल की उपस्थिति है। यदि इसी आकाश को अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से समुद्र का रंग नीला दिखाई देना। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो तरंग दैर्ध्य अर्थात लैम्डा की चतुर्थ घात के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिसकी तरंग दैर्ध्य का मान ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन का मान कम होता है, जबकि जिसके प्रकीर्णन का मान ज्यादा होगा उसकी तरंग दैर्ध्य का मान कम होता है। अपन देखते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है।
क्यों होती है? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो बहुत दूर से आपको दिखाई दे जाता है, इसी कारण से खतरे के जो निशान होते हैं वो लाल रंग के रखे जाते हैं। आगे अपन बात करते हैं दूसरी अर्थात दूसरी घटना की, और दूसरी घटना आपके पास क्या है? दूसरी घटना आपके पास आ जाती है प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा क्या हो जाएगी? जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर टकराती है तो वह अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उतने ही कोण के साथ वापस परावर्तित हो जाती है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे पहले नियम की मैं बात करूं तो पहला नियम हो जाएगा आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम हो जाएगा आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के मान के बराबर होता है। तीसरा हो जाएगा कि परावर्तन की जो घटना होती है वो एक ही माध्यम में क्या होती है? संपन्न होती है। चौथा इसका हो जाएगा आपतित किरण का वेग परावर्तित किरण के वेग के समान होता है। परावर्तन के लिए ये प्रश्न आपके पास परावर्तन की घटना संपन्न होती है, तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि परावर्तन की जो घटना होता है वो सभी प्रकार के पृष्ठों पर संपन्न होती है। आगे अपन बात करें परावर्तन के प्रकार, तो देखिए दोस्तों परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है नियमित या समतल परावर्तन और दूसरा होता है विस्तृत या अपन कह सकते हैं उबड़ खाबड़ परावर्तन। परावर्तन के उदाहरणों की मैं बात करूं तो पहला उदाहरण क्या आ जाता है? परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। किसका उदाहरण हो जाएगा? परावर्तन का। और दूसरे उदाहरण की मैंने बात करूं तो मैंने आपको बता दिया कि डॉक्टरों के द्वारा जो स्टेथोस्कोप काम में लिया जाता है वो भी किसका उदाहरण होता है? इसी परावर्तन का उदाहरण होता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और इसी प्रकार प्रकाश से संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।